मॉर्निंग बेटा। इससे ठीक पहली क्लास में हमने बात करी थी फॉर्मेशन ऑफ कलर, ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड में कलर कैसा आ रहा है। उसके तीन रीजन हमारे पास थे। डी ट्रांजेक्शन था, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर था और फजांस रूल। कभी कभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी कंपाउंड में कलर देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या था हमारे पास? चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो आज जो नया टॉपिक है तुम्हारा वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के 99% क्या होता है? कॉम्प्लेक्स किसके रहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रहते हैं। जैसे हमने एक देखा था K4FeCN6, FeCN6, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें PtNS3 थ्राइस Cl3, ठीक है। इस तरीके के जो भी कंपाउंड्स रहते हैं जनरली तुम्हारे किसके रहते हैं बेटा? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हम बात करें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक तो बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। साइज क्या होता है इनका? छोटा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्ट ज्यादा होता है। जेड इफेक्ट ज्यादा है, साइज छोटा है। अब साइज का क्या फर्क इसमें? हमने बोला था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है तुम्हारा CMA, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी ओर गेन करता है। जैसे Fe है तो ये क्या करेगा? Cn से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो गेन कब करेगा? जब इसका साइज छोटा है। जितना छोटा साइज होगा उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है बात? एक तो इसका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है बेटा इसमें? प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके अंदर क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। अब देखो दोनों रीजन को ध्यान से समझने पर वैसे हमने कर ली ये चीजें। Fe का साइज है छोटा, या किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर बात करें, हम डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक मेटल को ही ले लेते हैं यहाँ पे। इसका साइज छोटा है तो ये क्या करेगा? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब जब अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके पास वैकेंट स्पेसेस होने चाहिए उनको रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या इसके पास एक तो साइज छोटा है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का पहला रीजन तो क्या इसका साइज छोटा है, दूसरा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है दोनों बातें? तो क्या होता है जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है? एक तो साइज छोटा है, दूसरा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो है कैटालिटिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब बेटा तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, तो वहां पे तुमने या इनऑर्गेनिक के अंदर भी जैसे हेबर प्रोसेस थी वहां पे देखा होगा तुमने कि काफी टाइम यूज किया जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। रिएक्शंस को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे डिक्रीज करनी है उसकी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है। तो वहां पे जो यूज करे जाते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम बोले एक कंपाउंड ले लेते हैं अपना अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने पास, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? इसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड में। ये बात हमें पता है। हाइड्रो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हमने क्या करा? अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड था उसका हमने हाइड्रोजनेशन करवाया। किसकी प्रेजेंस में? अब मेन बात ये है किसकी प्रेजेंस? प्लैटिनम की प्रेजेंस पे, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है और यहाँ पे किसका बिहेव कर रहा है? कैटलिस्ट का। यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है? एक कैटलिस्ट का बिहेव कर रहा है। और ये क्या कर देता है? इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है। सपोज हमने बोला ये सी डबल बॉन्ड सी, ये सैचुरेटेड है, ठीक है। हमने रिएक्शन कराई H2O के साथ प्रेजेंस में किसकी? Pt की प्रेजेंस में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा कुछ बन जाएगा, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं कैटलिस्ट जैसा बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं बहुत सी रिएक्शंस के अंदर। जैसे एक तो तुम्हारी ये, दूसरी एक बहुत कॉमन रिएक्शंस होती है बेटा जिसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स
प्रोसेस क्या होता है इसमें, हैबर्स प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जैसे हमारे पास N2 है प्लस हमने क्या करा 3H2 लिया, तो ये क्या बन जाता है बेटा 2NH3। बट किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं इसको, ये कराते हैं मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में MO, या किसकी प्रेजेंस में कराते हैं Fe की प्रेजेंस में। तो ये जो है दो के दो, एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और कैसा बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे कैटलिस्ट का, एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है और दूसरा किसका बिहेव कर रहे हैं कैटलिस्ट का। ऐसे बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे TiCl3 तुम्हारा यूज होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलिथीन बनाने के लिए यूज होता है। तो ऐसी काफी प्रोसेस है तुम्हारी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, पूरी सरफेस मिल जाती है। इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें जो हैबर प्रोसेस में, क्या पूरी सरफेस मिल जाती है किसको N2 और H2 को, किसकी सरफेस मिल जाती है बेटा ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। और ये क्या केवल केवल किसमें रहते हैं N2 और H2 केवल किसमें रहेंगे इसके सरफेस में रहेंगे, मतलब एडजॉर्ब्ड एक तुमने सुना होगा वर्ड, वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम और आयरन यूज किया जाता है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट, क्लियर है। तो दो प्रॉपर्टी होगी हमारी, एक तो हमने क्या बोला कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। दूसरा कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिली होगी तुम्हें। उसके बाद नेक्स्ट है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अलॉय भी बनाते हैं, जैसे हमने बोला बेटा ये है तुम्हारा एक ब्रास, ठीक है। अब ये क्या करता है Zn कॉपर और जिंक इन दोनों से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है ब्रास, जो क्या है बेटा एक अलॉय है, ठीक है। अब देखो ये दो के दो क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इन दोनों का अगर हम साइज की बात करें ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है। जब भी साइज की बात करेंगे पिकोमीटर या नैनोमीटर में इनकेस डिक्रीज हो रही है, तो कंसिडर करते हैं दोनों को Zn और Cu की अप्रोक्सीमेटली सेम साइज है। तो अगर एलिमेंट्स का सिमिलर सिमिलर साइज तुम्हें देखने को मिलता है तो वो ही एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं अलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने एक बहुत बड़ा एलिमेंट ले लिया बहुत छोटा एलिमेंट ले लिया दूसरा और उन दोनों को कंबाइन करके तुम अलॉय बना रहे हो, पॉसिबिलिटी नहीं है, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अलॉय फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी है कि इनका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, सिमिलर टाइप होना चाहिए। तो इसमें तुम इसलिए क्या होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का सेम रहता है, तो इसमें लिख सकते हो तुम अलॉय फॉर्मेशन में ड्यू टू similar size of transition metal, due to similar size of transition metal, these element form alloy। कैसे, सपोज हमने बोला ये है Zn एक एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट वापस Zn है, तीसरा एलिमेंट वापस Zn है, ठीक है, फिर से Zn है। पर जब हम कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर, ठीक है, साइज सिमिलर होगा अप्रोक्सीमेटली तो हम यहाँ पे इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलॉय फॉर्मेशन होता है, इसके लिए कंपलसरी है कि इनका साइज क्या हो सिमिलर रहे या अप्रोक्सीमेटली सेम रहे। तो इस तरीके से क्या होता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं ये अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम सिमिलर होता है। अब जैसे इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है Zn और Cu, जख्मी, Cu मतलब कुत्ता, ब्रश करेगा, ठीक है। जो ब्रास के लिए हमारे क्या है जख्मी कुत्ता ब्रश करेगा। तो क्या है ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल दीज एलिमेंट फॉर्म अलॉय। अगर सिमिलर साइज होगा तो अलॉय फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। अगर हमने ऐसे देखा जैसे ये हमने Fe लिया, दूसरा भी Fe लिया, ठीक है, फिर Fe लिया, तो अब यहाँ पे हम कंबाइन कर सकते हैं CO को, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से अलॉय फॉर्मेशन होता है। तो ये टेंडेंसी अलॉय फॉर्मेशन की किसकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। उसके बाद एक टर्म तुमने पढ़ा है हाइड्राइड केस में, जब हम हाइड्रोजन पढ़ रहे थे या एस ब्लॉक के अंदर तुमने देखा होगा इंटरस्टेशियल कंपाउंड,
हाइड्रोजन में पढ़ा होगा बेटा, हाँ हाइड्रोजन के केस में इंटर स्टीशियल कंपाउंड। क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? हमने बोला कि ये तुम्हारे क्या है, सबके सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, कोई मेटल अपना क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सपोज हमने बोला Fe, और जब ये सब कंबाइन हो जाते हैं बेटा तो इसके बीच में छोटा छोटा स्पेस देखने को मिलता है। जैसे देखो बीच में तुम्हें स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। समझ पाए तुम? ऐसे बड़े बड़े एलिमेंट्स जो हैं, जो भी एलिमेंट्स अपने डी ब्लॉक के हैं, ये कंबाइन हुए, ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस देखने को मिलेगा इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इन स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस। सपोज हमने बोला ये सब वी वी वेनेडियम वेनेडियम वेनेडियम, ये जब कंबाइन होंगे बीच में थोड़ी सी स्पेस मिलेगी, इसको बुलाता है बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस स्पेस से छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे रख दिया जाता है, या खुद ही वो एलिमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे चले जाते हैं। समझ गए? इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या चले जाते हैं, वो जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो जाके फीड हो जाते हैं। छोटे एलिमेंट्स से मतलब क्या है, जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड अगर बनते हैं तो उसमें एक हाइड्रोजन आ सकता है, कार्बन आ सकता है, नाइट्रोजन, सेकंड पीरियड के साइज छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है बेटा बीच में, इनको बुलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और अगर यहाँ पे ये एलिमेंट चले गए छोटे साइज के तो इनको बुलाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर है? समझ आ रही बात है? इनको क्या बुलाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं तो ये क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रहता है। मतलब इसका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता बेटा, किसी भी रेशियो में जा सकते हैं, पार्शियली भी जा सकते हैं। जैसे आज से पहले तुमने जो कंपाउंड देखा होगा, जैसे देखा होगा NaCl, ठीक है, एक Na एक Cl, MgCl2 एक Mg दो Cl, बट यहाँ पे पार्शियली भी जा सकते हैं, 0.5 1.7 1.8 इस तरीके से भी कंपाउंड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना ट्रांजिशन मेटल, TM लिख देता हूँ मैं इसको, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, interstitial compound of non-stoichiometric composition with carbon, hydrogen and nitrogen, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने बोला, जैसे वी का एग्जांपल लिया था वेनेडियम का, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये तो वी है, ठीक है, इसके साथ H ऐड होता है बेटा, कितने प्रोपोर्शन में, 0.5 या 0.56 प्रोपोर्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा Ti, इसमें H ऐड रहता है 1.17, मतलब ये अगर हाइड्रोजन ऐड होते हैं, सॉरी अगर ये V है मतलब वेनेडियम है सपोज, तो एक वेनेडियम में कितना 0.5 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे TiH 1.7। देखो आज से पहले तुमने ऐसा कहीं देखा ही नहीं होगा। ये क्या तुम्हारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, Cr4C3, मतलब 4 क्रोमियम अगर यहाँ पे हैं, अगर ये 4 क्रोमियम होते सपोज, ये 4 के 4 अगर क्रोमियम होते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन पड़े हैं बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से इनको क्या बुलाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या छोटे एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में फिक्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें, सपोज हमने बोला ये मेटल तो बन गया, जो भी ये एलिमेंट स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन से ये क्या बन गया, तुम्हारा एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया बेटा, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, बीच में भी एलिमेंट आ गए इसमें, ये जो वैकेंट स्पेस था यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है बेटा, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, इसका एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। कभी कभी पूछ लिया जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या नॉर्मल में, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होता है बेटा, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है।
दोनों बात समझ आ गई, एक तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दूसरा क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड रहेंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी जनरली तुम्हारा होता क्या है, जो तुमने ट्रेंड पढ़ रखा है साइज में, उसका ठीक रिवर्स ट्रेंड किसका आता है, डेंसिटी का आता है। ठीक है, डेंसिटी का तुम्हें फॉर्मूला पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतनी बढ़ेगी, वॉल्यूम जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतनी कम होगी। क्लियर है बात? ओके, अब देखो बेटा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स से, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लो। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक वॉल्यूम कम रहेगा, और अगर एटॉमिक वॉल्यूम कम रहेगा तो डेंसिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। किसके कंपेयर में, एस ब्लॉक के कंपेयर में। अगर तुमसे पूछा गया डेंसिटी बताओ, डेंसिटी अगर कंपेयर करने के लिए बोल रखा है, ठीक है, एक देखे एस ब्लॉक के एलिमेंट, एक देखे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो तुम्हें बताइए साइज छोटा है, वॉल्यूम कम है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होने वाली है। किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इसमें लिख सकते हो द एटॉमिक वॉल्यूम, द एटॉमिक वॉल्यूम of the transition element are low। किसके कंपेयर में, कंपेयर्ड विथ एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपेयर में हम चेक करेंगे तो इसकी क्या होगी बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम कम होगा। किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। सो देयर डेंसिटी इज कंपैरेटिवली हाई। तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कंपैरेटिवली हाई रहेगी। किसके, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, एक ये तो नॉर्मल पॉइंट है जो तुमने लिखना है कि एटॉमिक वॉल्यूम इसका क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कम है, लो है। इससे क्या होगा, अगर एस ब्लॉक से इसको कंपेयर करने जाएंगे तो इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी एस ब्लॉक के कंपेयर में। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आती है। चलो अब अगर इसका ट्रेंड देखें, अगर इसका हम ट्रेंड देखेंगे इसका डेंसिटी का, डेंसिटी का इसके क्वेश्चन बनेंगे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेंसिटी का अगर ट्रेंड देखेंगे तो फर्स्ट में क्या होता है बेटा, पहले इंक्रीज करता है। ठीक है, पहले इंक्रीज करता है, फिर क्या होता है, सेम रहता है, फिर क्या करता है, डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। समझ पाए, पहले इंक्रीज करेगा, फिर सेम रहेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, 3D सीरीज की। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, डेंसिटी की जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, स्पेशली 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में फर्स्टली क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर सेम रहेगा, फिर डिक्रीज करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स है। किसका रिवर्स है, एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस में क्या हो रहा था, पहले डिक्रीज कर रहा था, अगर तुम्हें याद होगा थोड़ा, तो हम क्या बोल रहे थे, ये है तुम्हारा TiVCr Mn। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो इसका रिवर्स है। ये पहले इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, फिर FeCO नियरली सेम थे तो ये सेम है, फिर क्या होगा, नियरली सेम होगा। फिर कॉपर और जिंक के केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी, एक बात तो अपने याद में दिमाग में रख लेना कि क्या है, रिवर्स ट्रेंड है एटॉमिक साइज का। डेंसिटी इंक्रीज, फर्स्ट में क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, रिमेन्स सेम, एंड देन लास्ट में क्या होगी बेटा, डिक्रीज। लास्ट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज। किसमें, अलोंग द पीरियड्स। ठीक है,
इस तरीके से होता है इसका ट्रेंड। देखो बेटा, ये ट्रेंड है इसका, ठीक है। SCTI VCR, पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बेटा, ठीक है। पहले क्या होगा, धीरे 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 इंक्रीज होगा CR, फिर MN, CR के बाद MN, फिर FE, CO, NI और CU। ये इनको हम नियरली क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। इन तीनों को नियरली सेम मानते हैं। किस किस को बोल रहे हैं, एस स्कैंडियम, ये अपना टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर। कोबाल्ट, निकेल और कॉपर को अप्रोक्सीमेटली सेम मानते हैं, बट ऐसा नहीं कि सेम है, हल्का सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टॉप में कौन हो जाएगा बेटा, टॉप डेंसिटी किसकी होगी, कॉपर की। उसके बाद कौन आएगा लास्ट में, जिंक। ठीक है, अब इतना समझने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि पहली चीज तो देख लो, CR तक इंक्रीज कर रहा है, CR MN अप्रोक्सीमेटली सेम है। फिर FeCO ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं, CONI और CU, ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली वापस से सेम होते हैं, बट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे होते हैं। और लास्ट में ZN क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब तुम्हें दो चीज पूछी जाएंगी बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट दो चीजें पूछी जाती हैं कि 3D सीरीज में मैक्सिमम, 3D सीरीज में क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी। तो 3D सीरीज की जब हम मैक्सिमम डेंसिटी की बात करते हैं, तो तुम्हें दिख रहा होगा टॉप में कौन है बेटा, इसमें कॉपर। तो कॉपर की डेंसिटी क्या रहेगी यहाँ पे, मैक्सिमम रहने वाली है, ठीक है। तो 3D सीरीज में जो मैक्सिमम होगी वो कौन होगी, कॉपर, ये। और अगर इसमें पूछा गया मिनिमम, तो मिनिमम कौन रहेगा बेटा, स्कैंडियम। समझ आ गया दोनों टर्म, कि पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर रिमेनिंग सेम था, फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। बट जब सेम था तो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था। कॉपर में क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम पोजीशन पे रहेगा, किसके केस में, डेंसिटी पे। तो डेंसिटी 3D सीरीज में मैक्सिमम किसकी होगी, कॉपर की, और मिनिमम किसकी होगी, स्कैंडियम की। क्लियर है बात। दूसरी बात, ये तो हम बात कर रहे थे 3D सीरीज की, बट अगर ऑल ओवर डी ब्लॉक की बात करें, तो इसमें दो चीज होती है बेटा, एक तो होता है ऑस्मियम, एक होता है इरिडियम। एक है ऑस्मियम और दूसरा है इरिडियम। इसकी क्या रहती है बेटा, डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है किसमें, ऑल ओवर डी ब्लॉक के अंदर की अगर बात करें। समझ आ गई बात क्या बोल रहा हूँ। अगर हम 3D सीरीज की बात करेंगे, 3D सीरीज में कॉपर की डेंसिटी मैक्सिमम है, स्कैंडियम की डेंसिटी लोएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट किसकी है, कॉपर की, लोएस्ट किसकी है, स्कैंडियम की। पूरे अगर डी ब्लॉक की बात करेंगे तो ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इन पॉइंट्स को। अगर 3D सीरीज में पूछा गया, कॉपर मैक्सिमम, स्कैंडियम मिनिमम। पूरे अगर डी ब्लॉक में पूछा गया तो ऑस्मियम और इरिडियम, ये याद रखने तुम्हें, ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है, ठीक है। क्लियर है बेटा बात इतनी, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आते हैं तुम्हारे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स तुम्हें याद रखने होंगे, उसका रीजन भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो पहला ट्रेंड तो है बेटा तुम्हारा, अगर पहले ट्रेंड की बात करें, Fe से ज्यादा होती है Ni, से ज्यादा होती है कॉपर। पहला ट्रेंड, इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है, ठीक है। दूसरा है Fe से ज्यादा होती है कॉपर की, बट कॉपर से भी ज्यादा होती है बेटा गोल्ड की। क्यों, क्योंकि गोल्ड किसका है, 3D 4D 5D सीरीज का एलिमेंट है, और 5D सीरीज में क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। साइज छोटा होने से क्या होगा बेटा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। और एक है तुम्हारा बेटा Fe से ज्यादा होता है Hg का, और Hg से ज्यादा होता है Au का। तो अभी तक मैंने केवल तीन चीज तुम्हें बता रखी है। एक हम अगर बात करें 3D सीरीज की, ठीक है, तो 3D सीरीज में हमेशा ये याद रखना है कि कॉपर मैक्सिमम, स्कैंडियम मिनिमम। ऑल ओवर डी ब्लॉक की अगर बात करेंगे, ऑस्मियम और इरिडियम क्या होता है, मैक्सिमम। और ये तीन ट्रेंड तुमने याद करने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, नोट करो इसको। उसके बाद देखो बेटा, जैसे हमने बोला ये 3D सीरीज था, ये 4D सीरीज था, ये 5D सीरीज था, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज, ठीक है। तो 3D सीरीज, थोड़ा ध्यान समझना इसको, 3D 4D
और 5D की बात कर रहे हैं, साइज बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने में बेटा क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद तुम्हें पता है मास तो बढ़ ही रहा है, लेकिन 5D सीरीज में क्या होता है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, 58 से लेके 118 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, किसके कारण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था, एक एटम था, न्यूक्लियस क्या कर रहा था, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था यहाँ। ठीक है, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, बट अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे थे। तो अगर पेनल्टीमेट सेल में डी या एफ के इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्सन पुअर था, शील्डिंग पुअर थी, जिससे क्या हो रहा था, अट्रैक्शन बढ़ जा रहा था। तो 58 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा, डी या एफ के इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ, पेनल्टीमेट शेल में। तो उससे क्या होता है, रिपल्सन थोड़ा कम हो जाता है। रिपल्सन कम होगा तो बेटा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिससे साइज छोटा हो जाएगा। तो 5D में क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, पीरियोडिक टेबल की बात है। इससे क्या होगा बेटा, एक तो इसका मास बढ़ रहा था। ठीक है, मास बढ़ा तो पहले डेंसिटी का ट्रेंड ही हो गया, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। और 5D में साइज, मास बढ़ने के साथ साथ साइज कम हो गया इसका। तो ये क्या होता है बेटा, 3D 4D 5D टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, बट 4D और 5D में अगर तुम्हें कंपेयर करने के लिए बोला गया तो 5D की जो डेंसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली डबल होती है, किससे, 4D से। क्यों? क्योंकि वहां पे मास बढ़ने के साथ साथ उसका साइज भी छोटा हो गया ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3D 4D 5D टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज करेगी, बट 4D और 5D में 5D अप्रोक्सीमेटली डबल होगा डेंसिटी में, किसके, 4D एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे हमने बोला TI है। ठीक है, फिर हम ले लिया ZR और ये ले लिया HF। तो अगर इसका ट्रेंड देखा गया तो ऐसा हुआ है, TI से ज्यादा डेंसिटी होगी ZR की, और इससे अप्रोक्सीमेटली डबल होगी किसकी, हाफ नियम की। ठीक है, क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? ये बात समझ आ गई कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था। न्यूक्लियस क्या कर रहा था, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे थे। तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं डी या एफ के होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल पुअर करेंगे, शील्डिंग पुअर करेंगे। रिपल्सन पुअर होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिससे साइज छोटा हो जाएगा। तो 58 से लेकर 118 तक के एलिमेंट्स में क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण क्या होता है बेटा, इसमें जो डेंसिटी है ये अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, समझ आती है इतनी बातें तो इसको नोट करो।